अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स इससे पहले डिस्कस किया था। आज हम उसके ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स भिजवाए थे, लेकिन उससे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडीड है क्या। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट चीज़ों को स्टडी करता है। वहाँ मैंने आपको बताया था कि इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो नेशनल इनकम का बढ़ाना और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन जो टॉपिक्स हैं वो हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव इसे कहते हैं कि यानी क्या अचीव करना चाह रहे हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। असल में मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का मकसद क्या है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं कि जिनसे कि हम इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स असल में करता क्या है और कैसे करता है। करता क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और कैसे करता है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट। एज वी नो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताता है, हमारे एक प्रोड्यूसर के प्रॉफिट के बारे में बताता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो सिंगल यूनिट के मुतल्लिक इंटरेस्टेड है, एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट क्या है, एक प्रोड्यूसर का रेवेन्यू क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स गोल्स आर क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, providing economic growth, to raise the utility and standard of living of the participant in the economy. अगर आप देखिए, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो यूटिलिटी है वो एक कंज्यूमर की डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो मैक्सिमाइज करना चाहती हैं लेवल ऑफ नेशनल इनकम को। और नेशनल इनकम आपको पता है कि वो तमाम इनकम जो एक मुल्क के अंदर रहने वाले लोग कमाते हैं, दैट इज़ नोन एज नेशनल इनकम। ये जिस तरह अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं तो हम कहते हैं क्या कि द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। तो अगर एक कंट्री में पिछले साल कितने नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे और इस साल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर तो ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम इसको कहेंगे कि मैक्सिमाइज हो रही है नेशनल लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है या जो पॉलिसी है वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि ये जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है ये बढ़ता जाए, यानी हर साल मुल्क में लेवल ऑफ प्रोडक्शन या नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो ज्यादा पैदा हो। अच्छा, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ इसे कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो चीज़ें, जो नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो ज़्यादा हों, हमारे मुल्क के लोग जो हैं उनके पास चॉइसेस ज़्यादा हों। यानी अगर जैसे देखिए, आप अपनी ज़िंदगी पे अगर हम पाकिस्तानी भी नज़र डालें तो आज से पहले जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड था, जो हमारे पास चॉइसेस थी वो कम थी, और अब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। हमारे पास शायद पहले गैस, बिजली और इनकी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी अगर आज से हम 20-30 साल पहले जाएं। और अब जो है हमारे गांव देहातों में भी सड़कें बन चुकी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पहले हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये हमारे ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं किसी भी मुल्क के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना और उनकी यूटिलिटी यानी उनकी खुशहाली में बेहतरी आना। जैसे उनके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी जिनका भी मैंने जिक्र किया कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हों, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हों, बेहतर हों, तो हम इनको इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसको। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो है सस्टेनेबिलिटी।
सस्टेनेबिलिटी, आप अगर इसका डिक्शनरी में मीनिंग देखें तो वो यही है कि यानी सस्टेन होने का मतलब ये है कि आप एक चीज़ को कंटिन्यूसली उसी तरह रखें, यानी ऐसा ना हो कि एक दिन आपके पास एक चीज़ हो और दूसरे दिन आपके पास वो चीज़ ना हो। अब सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? अ रेट ऑफ ग्रोथ विच अलाउज एन इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड विदाउट अनड्यू स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट डिफिकल्टीज। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये है कि ग्रोथ हो रही हो, यानी आप पहले से बेहतर हो रहे हो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड पिछले साल से इस साल आपके मुल्क का बेहतर हो, लेकिन साथ ही साथ कोई स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट डिफिकल्टी भी ना हो। यानी ऐसा ना हो कि अगर हम कहें कि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफिकल्टी है, या यानी आप आगे जब आप फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका स्मूथली रन करना और उनका कोऑपरेट करके एक ग्रोथ को अचीव करना जो है उसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अ रेट ऑफ ग्रोथ विच अलाउज एन इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड विदाउट अनड्यू स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट डिफिकल्टीज, कि आपके इन्वायरमेंट में आपके स्ट्रक्चर में कोई डिफिकल्टी ना हो फ्यूचर में और आपकी ग्रोथ होती रहे। फुल एम्प्लॉयमेंट, where those who are able and willing to have job can get one, given that there will be a certain amount of fractional, seasonal and structure unemployment. अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या हो कि जितने आपके मुल्क में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर हैं उन सब के पास जॉब्स हों, यानी अगर लैंड है तो वो फुली यूटिलाइज हो, अगर लेबर है तो उनके पास जॉब्स हों, अगर कैपिटल है यानी लोगों के पास पैसे हैं तो वो इन्वेस्ट हो रहा हो, और अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज हों कि वो अपने आप को एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। अच्छा, अब ये जो बात की गई है कि वेयर दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू हैव अ जॉब कैन गेट वन, अब सिर्फ उनको जॉब जरूर मिलनी चाहिए जो कि जॉब करना चाहते हैं। उन लोगों की बात हम नहीं कर रहे कि जो जॉब नहीं करना चाहते और अगर वो अनएम्प्लॉयड हों तो हम उनको ये नहीं कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है, वो अपनी विलिंगनेस के साथ अनएम्प्लॉयड हैं, वो नहीं चाहते कि वो जॉब करें। हम सिर्फ उन लोगों को कंसिडर करेंगे कि जो जॉब करना चाहते हैं। जैसे देखिए, अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो तब तो मेरा कैपिटल अनएम्प्लॉयड है। लेकिन अगर मेरा जो वो है, मैं चाहती ही नहीं हूँ, मैं घर में रखना चाहती हूँ अपने पैसों को, तो वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी उस कैपिटल की। ठीक है, इसी तरह लोगों का जो हम कह रहे हैं कि यानी जो लोग जॉब करना चाह रहे हैं अगर उनको जॉब नहीं मिल रही तो हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। अच्छा, given that there will be a certain amount of frictional, seasonal and structure unemployment, हाँ, इस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में होगी। फ्रिक्शनल मींस कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ कुछ हद तक वो जॉब में रहते हैं, कभी उनकी जॉब चली जाती है। जैसे कि अगर आप मरी, नथिया गली देखते हैं तो उन उन लोगों के पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो होती है बर्फबारी और सख्त मौसम की वजह से वहाँ कोई जाना नहीं पसंद करता, तो वहाँ के होटल्स वगैरह बंद होते हैं, तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में भी ये चीज़ आ जाती है, फ्रिक्शनल में भी आ जाती है। और स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, जब हम तरक्की करते हैं और हम एग्रीकल्चर सेक्टर से हम चले जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो जो हमारे इन एग्रीकल्चर सेक्टर की लेबर है वो अनएम्प्लॉयड रह जाती है। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में रहेगी, लेकिन उसके अलावा मुल्क में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि लोगों के पास जॉब्स हों, क्योंकि देखिए जब लोगों के पास जॉब्स होंगी तो उनके पास पैसे होंगे और इससे ही इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। Price stability. Price stability is the key objective of macroeconomics by controlling inflation and deflation. अच्छा,
अब प्राइस स्टेबिलिटी क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके मुल्क में कीमतें ना तो बहुत ज़्यादा हो जाए और ना ही कीमतें बहुत कम हो। अच्छा, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, यानी जब कीमतें मुसलसल बढ़ रही हों तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन का मतलब है कीमतों का कम होना। अच्छा, अब आप समझते होंगे कि भाई इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन डिफ्लेशन को क्यों कंट्रोल करें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन के पॉजिटिव इफेक्ट हैं, जबकि डिफ्लेशन के बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हैं। इन्फ्लेशन अगर मॉडरेट हो, यानी बहुत तेजी से कीमतें ना बढ़ रही हों, तो आपकी इकोनॉमी के लिए उसका फायदा है। लेकिन डिफ्लेशन अगर हो रही हो तो उसका इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। वो कैसे? देखें, अगर मुल्क में कीमतें बढ़ रही हैं, स्लोली बढ़ रही हैं, तो उससे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मोटिवेट होते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट से लोगों को ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और मार्केट में ज़्यादा चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। अब ये देखें, ये सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रही है और नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ रही हैं। लेकिन डिफ्लेशन, अगर कीमतों का कम होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? आप जब कीमतों का कम होना शुरू होगा तो जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी चीज़ों की। इन्वेस्टमेंट कम होगी ना तो लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, जॉब्स नहीं होंगी तो लोगों की जो चीज़ों की डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मुल्क में नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम पैदा होंगी और नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ना तो वो इन्फ्लेशन को बहुत ही सीवियरली इंक्रीज होने देना चाहती है, ना ही वो डिफ्लेशन को क्रिएट करना चाहती है। तो उसकी जो पॉलिसीज हैं वो क्या हैं? वो ये हैं कि वो किसी तरीके से भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, तो पहला जो उसका ऑब्जेक्टिव था कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही हो, दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट हो, तीसरा प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो और फिर एक्सटर्नल बैलेंसेस, equilibrium in the balance of payment without the use of artificial constraints, that is export roughly equals to import over the long run. हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट आप जानते हैं कि जो चीज़ें हमारे मुल्क में बन रही हों और हम उनको बाहर भिजवा रहे हों, दैट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट। और जो चीज़ें हम अपने मुल्क में ला रहे हों, दैट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट। अच्छा, अब मेनली मसला ये है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है। ठीक है, और जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जब एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो बाहर से हमारे पास डॉलर्स आ रहे होते हैं और जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है। अब अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हैं तो फिर तो जितने डॉलर्स बाहर से हमारे पास आ रहे हैं उतने ही हम पे कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो हमारे पास ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं और हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बेहतर होंगे और हमारे पास डॉलर्स की एक हैंडसम अमाउंट होगी। लेकिन ऐसी चीज़ें डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में, यानी हमारे जैसे मुल्क में, ना तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होते हैं और ना ही इंपोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। हमारे जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में हमेशा जो है हमारी एक्सपोर्ट इज़ लेस देन इंपोर्ट। हम एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे होते हैं और इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। अब आप देखें, हमारे मुल्क में जो हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, या तो वो फ्रूट्स हैं, या वो कॉटन इंडस्ट्री से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या वो राइस है या कॉटन है, इस तरह की चीज़ें। जबकि हम इंपोर्ट क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इंपोर्ट गाड़ियाँ कर रहे हैं, हम इंपोर्ट मशीनरीज कर रहे हैं, हम इंपोर्ट इवन कॉस्मेटिक्स तक हम इंपोर्ट करते हैं। इवन वो फार्मूला मिल्क जो है, जो हम बच्चों को पिलाते हैं, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी सूरत में हमें बहुत सारे डॉलर्स चाहिए कि जो कि हम बाहर पेमेंट कर सकें। तो अब डॉलर्स तो हम खुद छाप नहीं सकते। एक ही तरीका है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारे पास डॉलर ज़्यादा आएंगे। दूसरा तरीका ये है कि फिर हम कर्जे लें, बाहर से कर्जे लें और हम अपनी इंपोर्ट्स को की पेमेंट्स करें।
तो यहाँ कहा ये जा रहा है कि हमें इक्विलिब्रियम करना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी हमारी जो डॉलर्स की पेमेंट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स की वो बराबर होनी चाहिए, कोई आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए कि हम इंपोर्ट्स कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। यानी हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे कि जो कि एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, और जितने भी लोग जो ऐसी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं जैसे ज्वेलरी हो गई, जैसे मेकअप का सामान हो गया, जैसे ये फार्मूला मिल्क हो गया, इनकी इंपोर्ट पे पाबंदी लगाए। और अगर मशीनें मंगवाई जा रही हैं तो उनको इनकरेज करें, क्योंकि मशीनों के आने से हमारे मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। सो इंपोर्ट को थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत होगी, और एक्सपोर्ट जो वो तमाम इंडस्ट्री उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है जो कि एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का गोल है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है। और फिर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, output per unit is increased is also the aim of macroeconomics। यानी जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है, जो कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना, उनकी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर तब तमाम को इनसे जो आउटपुट, क्यों देखें ये हमारे इनपुट हैं, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमारे पास 4 इनपुट हैं, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन्हीं से हमारा आउटपुट बनता है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो फोकस करती है कि इनका जो आउटपुट पर यूनिट है उसको बढ़ाया जाए। अब वो कैसे बढ़ाया जाए, यानी जैसे अगर लेबर है तो उसकी उसकी एजुकेशन, उसकी स्किल्स, उसको पॉलिश करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स खर्च करेगी, यानी वो स्कूल्स खोलेगी, टेक्निकल एजुकेशन बनाए इंस्टीट्यूशन बनाएगी, ठीक है। इसी तरह जो लोगों को कैपिटल अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उनको इनकरेज करेगी और ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि उनके कैपिटल से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। सो हमारे जो गोल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो सस्टेनेबिलिटी है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस स्टेबिलिटी है, एक्सटर्नल बैलेंसेस हैं और इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। अब टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हमने कह तो दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इन पॉलिसीज को, इन टारगेट्स को अचीव करेगी, लेकिन कैसे करेगी, दैट इज द क्वेश्चन। Macroeconomics policy is concerned with the operation of economic as a whole. In broad terms, the goal of macroeconomic policy is to provide a stable economic environment that is favorable for economic growth and development. एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जब चाहती है कि पूरी इकोनॉमी को एज अ होल रन करे, तो उसका जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो स्टेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। जिस तरह अभी पहली स्लाइड्स में हम बात कर चुके हैं कि वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को फेवरेबल बनाए, स्टेबल बनाए, किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। वो जो पीछे जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए अचीव करने के लिए जो इन्वायरमेंट बनाना है वो मैक्रो इकोनॉमिक का ही काम है। वो इन्वायरमेंट कौन बनाता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उसके लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हैं, फिस्कल पॉलिसी को यूज करते हैं और एक्सचेंज रेट पॉलिसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है और एक्सचेंज रेट पॉलिसी क्या है, ये आगे जाके हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एज अ टूल मैं आपको थोड़ा सा रफली इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर सकती है। जिस तरह हमने कहा कि प्राइस स्टेबिलिटी हो, तो ये कैसे होगा, वो लोगों को कहेगा नहीं, उसके लिए उसके पास एक प्रॉपर सिस्टम है, और वो सिस्टम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। Monetary policy is the measure adopted by the central bank to manage the market economy. अच्छा, आपके पास जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे मुल्क में उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, उसका काम ये होता है कि जितने आपके मुल्क में मनी सप्लाई है, यानी नोट कितने छापने हैं, ये भी सेंट्रल बैंक का काम है। कमर्शियल बैंक को कितने कर्जे देने हैं, ये भी सेंट्रल बैंक का काम है, ठीक है। अब अगर स्टेट बैंक चाहती है
कि मुल्क में मनी सप्लाई को बढ़ाए तो वो ज़्यादा नोट छापेगी, वो कमर्शियल बैंक को इस तरीके से इजाज़त देगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स दे लोगों को, तो इस तरह मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब सेंट्रल बैंक चाहे कि मनी सप्लाई को कम करे तो वो कम नोट छापेगी और वो कमर्शियल बैंक्स को पाबंद करेगी कि भाई आपने ज़्यादा लोन्स नहीं देने। कमर्शियल बैंक बाउंड है सेंट्रल बैंक के साथ कि वो उनके ऑर्डर्स को ओबे करे, ठीक है। अच्छा, अभी इस मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करने से होगा क्या? हमने अभी पीछे हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हुए प्राइसेस को स्टेबल रखें। इन्फ्लेशन असल में क्या है? मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है और मनी सप्लाई की कम करने से डिफ्लेशन आता है, ठीक है। तो जब भी मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस शूट अप होना शुरू हो जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल में रखती है और इससे होता यह है कि आपकी मुल्क में इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह अगर मनी सप्लाई को वो कम करती है तो उससे आपके पास डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। मनी सप्लाई अगर वो कम करती है तो डिफ्लेशन क्रिएट होती है, इसलिए उसको कवर करने के लिए वो मनी सप्लाई को बढ़ाना शुरू कर देती है। इज इट क्लियर? अच्छा, it involves the operation with the money, interest, loan, and etc. Monetary policy has to control inflation and deflation in the economy. Monetary policy regulate the activities of commercial bank. ठीक है, यही बातें मैंने डिस्कस की हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो कंट्रोल है वो क्या है कि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करे थ्रू प्रिंटिंग मनी and through the commercial bank activities by regulating the commercial bank activities. जब मॉनेटरी पॉलिसी, अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में तो मॉनेटरी पॉलिसी करेगी क्या? मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगी। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की जितनी इनकम जनरेशन है, यानी वो लोगों से कितने पैसे कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस और फिर किस तरीके से खर्च करती है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, ये सारा फिस्कल पॉलिसी का एरिया है। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रेवेन्यू एंड बोरोइंग, यानी गवर्नमेंट किस तरह से खर्चे करेगी, किस तरह से कमाएगी, यानी रेवेन्यू किस तरह जनरेट करेगी, और बोरोइंग यानी बाहर से जो कर्जे लेगी उनकी मैनेजमेंट कैसे करेगी, ये डिसीजन लेना कि कर्जा लेना है कि नहीं लेना, ये फिस्कल पॉलिसी का काम है। फिर उसको वापस कैसे अदा करना है, ये भी फिस्कल पॉलिसी का काम है। रेवेन्यू यानी टैक्स कितना लगाना है, कौन से एरिया पे टैक्स लगाना है, ये भी फिस्कल पॉलिसी का काम है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी गवर्नमेंट किस तरीके से खर्च करे और क्या कहाँ कहाँ खर्च करे, क्या वो स्कूल्स बनाए, क्या वो हॉस्पिटल्स बनाए, क्या वो टेक्निकल एजुकेशन पे खर्च करे, ये सारे जो फैसले हैं ये फिस्कल पॉलिसी करती है। फिस्कल पॉलिसी इज डिजाइन्ड इन सच अ वे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी, यानी अब अगर वो टैक्स लगा रही है तो वो ऐसी जगह पर टैक्स नहीं लगाएगी कि कोई कारखाना है और उसमें 10 लाख लोग, यानी कोई एक इंडस्ट्री है जिसमें कि बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री है और वो एक्सपोर्ट भी कर रही है जिससे कि मुल्क के जो बैलेंसेस हैं वो बेहतर हो रहे हैं, मुल्क में ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं, और हुकूमत जाके वहाँ टैक्स लगा दे और उस इंडस्ट्री को नुकसान होना शुरू हो जाए और वो बंद हो जाए। तो हुकूमत जब टैक्सेस लगाएगी तो भी वो ये देखेगी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी डिस्करेज ना हो, यानी उसमें प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी में कोई कमी ना आए, ठीक है। इस तरह जब वो कॉटन इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं लगाएगी, लेकिन अगर उसको लगे कि कोई और ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां अगर वो टैक्स लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और उससे एक स्कूल और हॉस्पिटल में इजाफा हो सकता है, तो वो ऐसी जगह पे टैक्स लगाएगी। जैसे देखें, सिगरेट पे टैक्स लगाना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सिगरेट जो है वो उससे कोई वो नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो और जो प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी है उस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है।
تو اس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ جب ٹیکسز ڈیزائن کرے گی لگانے کا تو وہ یہ دیکھے گی کہ کوئی ایسی انڈسٹری پہ ٹیکس نہ لگائے جو کہ ایکسپورٹ کو بڑھا رہی ہے، جو کہ باہر سے فورن ریونیو جنریٹ کر رہی ہے. تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ جب فسکل پالیسی ڈیزائن کرے گی تو وہ اپنی ٹیکسیشن پالیسی اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو اس طرح ڈیزائن کرے گی کہ اس سے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو. جیسے جب وہ پیسے خرچ کرے گی تو وہ یہ چاہے گی کہ وہ ایک ڈیم بنائے جس سے کہ لوگوں کو جاب اپرچونٹیز ملیں اور ہمارے ملک میں الیکٹریسٹی کی جو شارٹیج ہے وہ کم ہو جائے، یعنی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو. گورنمنٹ ہیز ٹو increase it through taxation policy for the development expenditure is greater than its revenue. The government has to manage its borrowing policy under the fiscal policy. ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ گریٹر ہے اٹس ریونیو، اس کے پاس جو وہ خرچے کر رہا ہے وہ اس کی آمدنی سے بہت زیادہ ہے، تو پھر اس کے لیے اس کو بورونگ یعنی بورونگ پالیسی بھی مینیج کرنی پڑے گی. یہ سارے کام فسکل پالیسی کے انڈر وہ کرتی ہے. ایکسچینج ریٹ پالیسی. اچھا، اب ہمارے ملک میں اکثر آپ سنتے ہیں کہ 150 روپیز equal to $1 ہے، آپ کہتے ہیں ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے، ڈالر کا ریٹ کم ہو گیا ہے. یہ بھی میکرو اکنامکس کا آبجیکٹو ہے، یا یہ وہ ٹول ہے جس کی وجہ سے ہم نے آبجیکٹو میں پڑھا تھا نا کہ وہ بیلنسز کو سٹیبل رکھے گی. تو کس طرح رکھے گی؟ اس کے لیے اس کے پاس ایک ٹول ہے ایکسچینج ریٹ پالیسی. ایکسچینج ریٹ پالیسی میں یہ جو وہ فکس کرتا ہے کہ اتنے روپیز equal to اتنے ڈالر ہے، $1 کتنے روپیز کے برابر ہے. یہ جو پالیسی ہے اس کو ایکسچینج ریٹ پالیسی کہتے ہیں. Exchange rate policy is concerned with how the value of the domestic currency is determined. The value of the import and export determine in the demand and supply of foreign currency, which decide for the exchange rate. ابھی میں نے آپ سے بات کی ابھی لاسٹ سلائڈس کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ آپ کی ایکسپورٹ اگر زیادہ ہوگی تو آپ کا ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہوگا، یعنی آپ کو کم روپیز دے کے $1 خریدنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کی ایکسپورٹ کم ہے اور آپ کی امپورٹ بہت زیادہ ہے اور آپ ساری چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو بہت سارے پیسے بہت سارے ڈالرز باہر پے کرنے پڑیں گے. پھر آپ مجبور ہوں گے کہ آپ $1 کو مہنگا خریدنے پہ مجبور ہو جائیں گے. سو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس طریقے سے پالیسیز کو ڈیزائن کرے گی کہ جیسے ڈیمانڈ فار امپورٹس جو ہے وہ کم ہو جائے اور اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے وہ انٹرنیشنلی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے اپنی انڈسٹریز کو سبسڈیز دے گی، ریلیکسیشن دے گی، ان کو بجلی مفت فراہم کرے گی، کچھ اس طرح کی پالیسیز اڈاپٹ کرے گی تاکہ ہماری جو باہر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھے اور ہمارے پاس زیادہ ڈالرز آنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. So these are the three policies: monetary policy, fiscal policy and exchange rate policy. So آپ لوگ ان تمام سلائڈس کو پڑھ کے لکھیں اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ مجھے تین کوسچنس کا آنسر آپ اس میں ایڈ کر کے دیں. وہ کوسچنس یہ ہیں کہ what is deficit financing? What is deficit financing? آپ اس کو گوگل کریں گے آپ کو آنسر مل جائے گا. یہاں سلائیڈ میں اس کی ڈیفینیشن ہے لیکن وہ ہڈن ہے، آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ میں پوچھنا کیا چاہ رہی ہوں. What is deficit financing? دوسرا کوشچن ہے what is deficit in balance of payment. ٹھیک ہے. What is deficit financing and what is deficit in balance of payment. آپ نے ان دونوں کوشچن کا آنسر بھی انہی سلائڈس، جب آپ یہ سلائڈس لکھیں اس کے ساتھ ان دونوں کوشچن کا آنسر بھی مجھے گوگل سے یا یوٹیوب سے جہاں سے بھی آپ کو سمجھ آ سکتا ہے آپ ڈھونڈیں اور مجھے بھیجیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی.